हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं सीटेट के 28 से लेकर के 13 जनवरी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सीटेट के ईवीएस के, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट ईवीएस में पूछे गए क्वेश्चन। और यदि आप इस सारा एनालिसिस देखते हैं तो इससे आपको आने वाली आपकी शिफ्ट में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से नए टॉपिक यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम्स का लेवल रखा गया है, तो आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले हम सीटेट 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट ईवीएस में पूछे गए क्वेश्चन। और आप यहाँ पर मिला भी सकते हैं कि आपने यदि 28 तारीख में पेपर दिया है तो आपने कितने क्वेश्चन ईवीएस के सही किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि जो मधुबनी चित्रकारी है वो हमारे बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। यदि जिला पूछता है तो बिहार राज्य के कुछ ज़िले होते हैं। आपकी शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि किस ज़िले में बिहार की नहीं की जाती, तो बिहार के मुजफ्फरपुर, इसके बाद मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, इन जिलों में आपकी मधुबनी चित्रकारी की जाती है। इसके अलावा नेपाल के कुछ भागों में यह चित्रकारी प्रसिद्ध है। ठीक, अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो मधुबनी चित्रकारी है इसमें जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है वो प्राकृतिक रंग होते हैं। प्राकृतिक का मतलब जो हमारी प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, जैसे हल्दी हो गया पीले कलर के लिए। ठीक है, इसके बाद नील हो गया, पत्तों के रस से जो कलर बनाया जाता है, तो इस सारे प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रारंभ में यह चित्रकारी केवल महिलाओं के द्वारा अपनाई गई थी और पहले यह केवल जो चित्रकारी है दीवारों पर की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसे पुरुषों ने भी अपना लिया। और यह चित्रकारी अब कपड़ों पर, आपने देखा होगा लॉकडाउन में आपके जो मार्क्स आते थे उस पर काफ़ी मात्रा में मधुबनी चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, अब इसके अलावा आपके कागजों पर भी की जाने लगी है। तो जो मधुबनी चित्रकारी है इसको मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मिथिला चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो आपके बिहार में। इसे मिथिला चित्रकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है जो राजा दशरथ थे, जब जानकी जी का विवाह हुआ था तो उस समय यह चित्रकारी की गई थी। प्रारंभ में यह रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन वर्तमान में जो है यह हर जगह पर की जाने लगी है, जैसे कागज़ पर, दीवारों पर। ठीक है, इसके अलावा आपकी अन्य चित्रकारी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिए चित्रकाठी चित्रकारी और बरली चित्रकारी आपके कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये महाराष्ट्र की हैं। फाड़ चित्रकारी और पट्टा चित्रकारी, तो फाड़ चित्रकारी आपके राजस्थान राज्य की है और पट्टा चित्रकारी आपके उड़ीसा की है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। इतना डीपली इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी शिफ्ट में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम चल रहा है, तो काफ़ी नए क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब पूछा गया विटामिन सी का मुख्य स्रोत, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर विटामिन सी का पूछा है तो अन्य विटामिन का भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में आप सारे वीडियो देख सकते हैं यदि आप डिटेल से देखना चाहती हैं तो पूछा गया कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो खट्टे पदार्थ। अब खट्टे पदार्थ में आपका आंवला आ जाता है, इसके अलावा आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, ये सारी चीज़ें तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अब जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यदि दांत में दर्द हो गया है तो डॉक्टर किसकी सलाह देते हैं, तो खट्टे पदार्थ खाने की सलाह देते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि दांत दर्द को दूर करने के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, तो यहाँ पूछा गया काफ़ी हद तक, आपको शब्दों को पकड़ना है। यहाँ पूछा है काफ़ी हद तक, तो वो होता है उल्लू। ठीक है, आंवला आपका। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने और गोल होती हैं, तो वो भी आपका उल्लू ही होता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है अगला कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो वो झटके वाला यदि क्वेश्चन बन जाए आपकी शिफ्ट में तो आपको लगाना है मैना। ठीक है, मैना पक्षी ऐसा होता है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। और मैना पक्षी जो है वो पेड़ के तनों के जो झरोके होते हैं उसमें अपने घोंसले बनाती है।
नेक्स्ट पूछा गया सामाजिक कीट कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन में था आपका, एक था आपका दीमक, दूसरा था चींटियाँ, अगला था ततैया जिसे बर्रा कहते हैं, और एक था मकड़ी। तो जो आपकी चींटियाँ होती हैं, इसके बाद आपके जो ततैया होती है, दीमक होती है, सभी समूह में रहती हैं, कॉलोनी बना करके रहती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन मकड़ी एक ऐसा कीट होता है जो अलग रहता है, केवल एक ही रहती है, ठीक है, मतलब इस समूह में नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी समूह में नहीं होती है। नेक्स्ट पूछा गया आपका भालू जैसा, और आपका जो स्लॉथ से क्वेश्चन है रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है, औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। और इसके और फैक्ट आपको बता दें, यह बहुत ही अच्छा तैराक माना जाता है, बहुत आलसी होता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी की ये पत्तियाँ खाता है, और एक पेड़ पर 5 वर्षों तक रहता है, ठीक है। और अपने जीवन काल में टोटल 8 पेड़ों पर निवास कर पाता है। तो इससे इसकी औसत एज निकल के आ जाती है 40 वर्ष। तो ये क्या है आपका स्लॉथ है, याद रखिए। नेक्स्ट आपका मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा असत्य कथन है। तो आपको बता दें कि जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी का जो अंडे देने का और पालने का उपयुक्त समय यदि आपसे पूछते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद जो अनीता की मधुमक्खी आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो वो कहाँ की थी, मुजफ्फरपुर की थी। और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत अधिक लुभाते हैं, ये भी आप याद रखिए। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो मधुमक्खी का झत्ता होता है उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। पहली होती है आपकी रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का कार्य केवल अंडे देने का होता है। दूसरी होती हैं आपकी नर मधुमक्खियाँ, इनका भी केवल एक कार्य होता है प्रजनन संबंधी। और तीसरी होती हैं श्रमिक या कार्य करने वाली मधुमक्खियाँ, जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होती हैं इनके झत्ते के लिए, ठीक है। सारा कार्य यही करती हैं, फूलों का रस ढूंढ करके लाती हैं, और जो अंडे देती हैं रानी मधुमक्खियाँ, उनकी देखभाल भी कौन करती हैं, आपकी जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ अब इतना यदि आपको पता है तो आप इनका आंसर आसानी से दे देंगे। नर मधुमक्खी झत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमें बताना असत्य कथन, तो यही असत्य हो जाएगा, क्योंकि नर मधुमक्खियाँ झत्ते के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आपकी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। फिर दिया रानी मधुमक्खी अंडे देती है, तो सही है। यहाँ दिया है, यहाँ है झत्ते में, यहाँ मिसप्रिंट है, झत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियाँ, बिल्कुल सही। पालन का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका हमें बताना था असत्य कथन, तो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह जानवर कौन सा है। तो जानवरों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक हमने मैराथन क्लास डाली थी मात्र 1 घंटे की, आप उसे देखेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। वह जानवर कौन सा है जिसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह हवा से पत्ते हिले हैं या फिर किसी जानवर के चलने से पत्ते हिले हैं, इनकी आवाज़ में अंतर कर लेता है, तो वो आपका होता है बाघ। इससे क्वेश्चन आगे भी बन सकता है कि जो बाघ है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है, ठीक है। बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज़ निकालेगा, और यदि शिकार करना है तो अलग तरीके की आवाज़ यह निकालता है, ठीक। इसके अलावा एक डॉल्फिन भी होती है जो आपका जलीय जीव है, यह भी अपनी आवाज़ बदल लेता है। नेक्स्ट है कौन सा एक समूह अलग है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बना, तो यहाँ हमें बताना था फलों का समूह कौन सा है। केला, आम, संतरा, बिल्कुल केला, आम, आलू आपका फल में नहीं आएगा, यहाँ भी आलू और मूली भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अब देखते हैं 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, चेराओ नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके फसल त्यौहार, आपके जो कहाँ का कौन सा लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आप क्लियर कर लें। पूछा गया चेराओ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो ये आपके मिजोरम राज्य में किया जाता है। अब आपको बता दें कि जो चेराओ नृत्य है इसे बम्बू नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। तो बम्बू नृत्य में क्या होता है कि जो बांस के डंडे होते हैं इनका एक घेरा बनाया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, और एक प्रकार का नृत्य किया जाता है, इसी को चेराओ नृत्य कहते हैं, जो आपके मिजोरम में फेमस है, ठीक है। और यदि आपसे एक क्वेश्चन और बनता है मिजोरम से, टीन खेती कहाँ पर की जाती है, तो ये भी आपके मिजोरम राज्य में ही की जाती है। पिछली बार क्वेश्चन बना था 2021 में कि एक टीन का मतलब क्या होता है, तो बता दें कि एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोया जाता है उसे एक टीन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के मुख्य स्रोत, अभी पूछा गया था विटामिन सी के मुख्य स्रोत, अब यहाँ पूछ लिया प्रोटीन की। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन लगभग 42% पाया जाता है, और दालों में आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं 20 प्रकार के, जिसमें 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक।
नेक्स्ट है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आगे भी पूछ सकते हैं, याद रखिए। तो ग्रीन हाउस गैस सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और CO। तो यहाँ दिया है CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, यह एक दम घोंटू गैस है। यह वाहनों से और कारखानों के धुएं से निकलती है, इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो यही पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो आपकी CO हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चांगपा जनजाति। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। तो जो चांगपा जनजाति है वो टेंटों का निर्माण करते हैं, मतलब जो टेंट ये बनाते हैं वो अस्थायी, यदि आपसे पूछ ले कि अस्थायी निवास स्थान को क्या कहते हैं तो टेंट कहते हैं, क्योंकि यह केवल कुछ दिनों के लिए बनाए जाते हैं और फिर दूसरे स्थानों पर ये जनजातियाँ जो होती हैं चली जाती हैं, तो अस्थायी निवास कहलाते हैं टेंट। तो जो चांगपा जनजाति है आपकी लद्दाख में पाई जाती है और ये जो निवास स्थान इनका टेंट होता है उसे कहते हैं रेबो, ठीक है, याद रखिए। अब जो चांगपा जनजाति है यह बकरियों को पालते हैं और बकरियों के ऊन से एक प्रकार की शॉल बनाई जाती है जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं, और यह पश्मीना शॉल 250 घंटे में बनाई जाती है और एक शॉल 6 स्वेटर के जितनी गर्मी हमें देती है, याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम से बना उत्पाद कौन सा नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से बना होता है, डामर पेट्रोलियम से बना होता है और पैराफिन मोम भी आपका पेट्रोलियम से बना होता है, लेकिन जो CNG होता है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। यदि आपसे पूछ ले CNG का फुल फॉर्म क्या होता है तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है आपका पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, तो ये है आपकी कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन बर्ड, मतलब घोंसलों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन रॉबिन बर्ड जिसे कहते हैं कलचिड़ी, पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है और जो कलचिड़ी होती है इसकी चोंच अंदर से भी लाल होती है, छोटे छोटे कीड़ों को यह खाती है और इसके घोंसले में रुई और नाजुक टहनियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी पर्यावरण की सब थीम नहीं है, तो पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें होती हैं और 4 सब थीमें होती हैं। तो जो 6 थीमें हैं उसमें से पहली थीम है परिवार एवं मित्र, इसी के अंतर्गत आपकी ये 4 सब थीमें आती हैं। तो पहली थीम परिवार एवं मित्र, दूसरी भोजन, तीसरी पानी, चौथी आश्रय, पाँचवीं हो जाएगी हम जो सोचते और करते हैं और छठवीं यात्रा, ठीक है। इसके बाद 4 सब थीमें होती हैं संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे, ठीक। तो यहाँ बतानी थी सब थीम कौन सी नहीं है, तो आपकी संबंध, कार्य एवं खेल और पशुएं ये आपकी सब थीमें होती हैं, लेकिन जो भोजन है वो आपकी एक मुख्य थीम है, ठीक है। तो यही पूछा था कौन सी सब थीम नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन चिपको आंदोलन के प्रणेता, मतलब आपके आंदोलनों से भी क्वेश्चन बने। 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया आपके बिश्नोई संप्रदाय से, ठीक है। यहाँ पूछा गया था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर महिलाओं ने मतलब पेड़ों के संरक्षण के लिए वहाँ चिपक गई थी और अपना बलिदान दे दिया था। तो इसके प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिए। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ठीक है, ये भी थी इसमें शामिल। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, मैप से हर शिफ्ट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो पूछ लिया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आपको पता होगा मैप में कहाँ है, सबसे दक्षिणतम राज्य होता है हमारा, और इसके नज़दीक में जो राज्य पड़ते हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, ठीक। आगे आपसे पूछ सकते गुजरात के निकटवर्ती राज्य क्या है, तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया कौन सा एक अलग है, तो बिहू उत्सव आपके असम का, यहाँ केवल हमने सही ऑप्शन लिए हैं, ये सही है। पोंगल आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। बीसू केरल का है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे अलग पूछ सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो पोंगल है वो आपके आंध्र प्रदेश का नहीं, यही बताना था, तो ये गलत है। पोंगल आपके तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का आपका उगादी पर्व होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा खेजड़ी वृक्ष से, तो खेजड़ी वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ आप राजस्थान कर लीजिए, ठीक है। फिर दिया है मतलब असत्य कथन बताना है, सॉरी, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है और इसका प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ आप राजस्थान कर लें, ठीक है। क्या है, राजस्थान। आपके अबू धाबी में तो खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ क्या है, राजस्थान, तो ये सही हो गया। फिर इस वृक्ष की छाया में बच्चे और जानवर खेलना पसंद करते, ये भी सही है। इस वृक्ष की छाल से दवा और फलियों से सब्जी बनाई जाती, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा और हमें यही बताना है कि कौन सा असत्य कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो पानी रहता है तने में वो आपका रेगिस्तानी ओक होता है, ना कि खेजड़ी, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, और इसके लिए रोनाल्ड रॉस को
नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1902 में, ये भी याद रखिए, ठीक है। और मलेरिया जो है रुके हुए पानी में जो मच्छर एकत्रित होते हैं तो इससे फैल जाता है। और मलेरिया का लक्षण पूछा गया है 1 शिफ्ट में, तो मलेरिया में क्या होता है, कपकपी, सिर दर्द, बहुत तेज बुखार होता है और डॉक्टर बहुत कड़वी दवाई इसके लिए देते हैं जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन रहे आपके 29 जनवरी के, इन्हें आप मिला सकते हैं जिसने 29 जनवरी में दिसंबर में पेपर दिया था। अब हम देखते हैं 9 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन। तो देख लीजिए आप, स्लॉथ वाला यहाँ रिपीट हो गया। भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, औसत उम्र 40 वर्ष होती है, अच्छा तैराक माना जाता है, वह जानवर कौन सा है, तो आपका स्लॉथ है। नेक्स्ट, बरली कला से पूछ लिया कि बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और बरली नामक स्थान किस राज्य में है, तो आपके महाराष्ट्र राज्य में। यदि आपसे पूछ ले चित्रकारी कहाँ की जाती है, तो महाराष्ट्र में ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के पंख किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो पक्षियों के पंख से क्वेश्चन पूछ लिया। तो पक्षियों के पंख जो है उड़ने के साथ साथ सर्दी और गर्मी में रूपांतरित हो जाते हैं, इस तरीके का आपका ऑप्शन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर, तो आपको यह बता दें कि अरब सागर से लगे हुए राज्य, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य, तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, आपकी जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो मैप से मतलब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इन्हें आप अच्छे से कवर कर लें। तो अरब सागर आपको पता होगा, अरब सागर पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ पर आपकी पड़ती है पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी। तो इतने मतलब यहाँ पर जो राज्य स्थित होंगे वो सारे आपके अरब सागर से लगेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, ठीक है, ये सारे राज्य अरब सागर से लगते हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी से आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल तटवर्ती राज्य कितने हैं, तो 9 टोटल तटवर्ती राज्य हैं इन सबको मिला करके। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। इसकी ट्रिक बताई थी गमछा झार मित्र पर, ठीक है। अब देखते हैं हाथी से क्वेश्चन पूछा गया, असत्य कथन बताना था। तो हाथी समूह में रहते हैं, बिल्कुल। हाथियों के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है, बिल्कुल। 1 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ दिया है हाथी दिन में लगभग 12 घंटे सोता है, ये गलत है, क्योंकि हाथी 12 घंटे नहीं बल्कि केवल 4 घंटे सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का फेमस नृत्य पूछा गया। तो एक तो झूमर और कालबेलिया होता है, ठीक है। सपेरों की एक प्रजाति कालबेलिया कहलाती है, ये आपको बताया था, जो लड़की की शादी में अपनी तोहफे के रूप में सर्प को गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अंडयोज, तो आपको बता दें अंडयोज नहीं है। तो एक होते हैं प्राणी अंडयोज और कुछ होते हैं जरायोज। अंडयोज का मतलब जो अंडों को जन्म देते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता आपको बता दें कि इनके शरीर पर रोम या बाल नहीं पाए जाते हैं और इनके कान भी बाहर दिखाई नहीं देते, वो अंडों को जन्म देते हैं। तो जैसे सर्प है तो ना तो इसके कान दिखते हैं, ना ही शरीर पर बाल होते हैं, अर्थात ये क्या है, अंडयोज है, अंडे को जन्म देगा। इसी तरह से छिपकली अंडयोज है, कछुआ भी आपका अंडयोज है। लेकिन जो चमगादड़ है यह क्या है, आपकी जरायोज है, बच्चे को जन्म देती है। इसके शरीर पर बाल भी होते होंगे और कान भी दिखते होंगे, ठीक है। इसी तरह से जरायोज में आपका मनुष्य आ गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सारी चीज़ें जिनके कान दिखते हैं और शरीर पर रोम होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें जरायोज कहते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक वीडियो हमने डाला था अंडयोज और जरायोज क्या होते हैं, आप उसे देख लें, डीपली है, ठीक। नेक्स्ट पूछा गया मिजोरम की भाषा कौन सी है। तो मिजोरम की मिजो भाषा होती है। तो आपसे आगे पूछ सकते हैं महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट, गोलकोंडा का किला किसने, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो गोलकोंडा का किला या तो आपसे ऐसा पूछा होगा कि किला किसने बनवाया, तो काकतीय राजवंश, चालुक्य राजवंश, इस तरीके के ऑप्शन होंगे। तो काकतीय सही था। यदि आपसे नाम पूछा था तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना में ही स्थित है। नेक्स्ट है 10 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन। तो 10 जनवरी में कौन से क्वेश्चन बने, देख लीजिए आप। ज़मीन से मकान जो होते हैं वो ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर, बस इतना ही पढ़ना था, बांस के खम्भों पर घर बने होते हैं। और ये घर कहाँ के होते हैं, आपके असम राज्य के होते हैं। और पढ़ लीजिए, मकान अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, बहुत अधिक बारिश होती है। तो इस प्रकार के मकान किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो आपके असम राज्य में। आगे आपसे पूछ सकता है मनाली हिमाचल प्रदेश में किस तरीके के घर होते हैं, तो पत्थर और लकड़ी के बने घर होते हैं। इसके बाद पूछ सकता है आपसे लद्दाख में कैसे घर होते हैं, तो लद्दाख के घर जो होते हैं ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ बर्फ़ जमा होती है,
और 2 मंजिला घर होते, ऊपर की मंजिल में जो है मनुष्य रहते हैं और निचली मंजिल में जो है जानवर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे राजस्थान के घर पूछ सकते हैं। तो राजस्थान में मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं। ठीक है, और इनकी फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगें, और इनकी जो छतें हैं वो लकड़ियाँ मतलब झाड़ियाँ छाई रहती हैं जैसे नीम और कीकर की। तो इतनी चीज़ें याद रखिए। कश्मीर के घर पूछ लें यदि आपसे, तो कश्मीर के घरों को हाउस बोट कहते हैं। इन पर एक सुंदर सी नक्काशी की जाती है जिसे खतमबंद कहते हैं। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया पोचमपल्ली किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली और कलमकारी, ये आपकी चित्रकारी ही समझिए, साड़ियों पर डिजाइन बना होता है। तो ये आपके आंध्र प्रदेश, और यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो तेलंगाना भी सही होगा। और ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, 2 शिफ्टों में पूछा गया। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, 28 तारीख में भी बना और ये 10 जनवरी में भी पूछा गया। तो जो चांगपा जनजाति, इसके द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। नेक्स्ट, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, मतलब ये आपकी एनसीईआरटी की हूबहू लाइन उठाकर यहाँ पूछ ली। तो ये क्या है, तो ये आपका मोर पक्षी होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया, भारत ऐसा क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण भारत के त्यौहार हैं। तो दक्षिण में जो राज्य पड़ते हैं वहाँ जो त्यौहार मनाए जाते होंगे वही यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। तो पोंगल तमिलनाडु, विशु केरल और उगादि आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है। तो यहाँ केवल हमने सही ऑप्शन लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो अभी आपको बताया था 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ दिया है भोजन, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये आपकी थीमें हैं। लेकिन काम एवं खेल आपकी सब थीम, और यही पूछा है कौन सी एक मुख्य थीम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीसीई का पूरा रूप पूछ लिया गया। तो सीसीई का पूरा रूप होता है कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट, 11 जनवरी सीटेट में पूछे गए ईवीएस के प्रश्न है, बुंदेलखंड का फुर्तीला नृत्य कौन सा है। तो बुंदेलखंड का फुर्तीला नृत्य है आपका, इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो सही रहे होंगे। ठीक है, राई नृत्य होता है, बरेदी होता है, बधाई नृत्य, होली, नौरता नृत्य, जावरा, एक जावरा करके होता है। तो ये सारे बुंदेलखंड के नृत्य हैं। अब आपके ऑप्शन में क्या था, आपको वहाँ पर देखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ताजमहल के पीले होने का। तो एक प्रदूषण पर हमने क्लास ली थी जहाँ पर आपको सारी गैसों के बारे में बताया है। तो आप अम्ल वर्षा क्या होती, ओजोन परत क्या होती, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो वो आप वीडियो देख लें। और क्वेश्चनों के माध्यम से भी सारे टॉपिक हमने कवर कराए हैं, तो आप देख सकते हैं। पूछा गया ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4। आपको पता होगा कि जो अम्ल वर्षा है उसकी सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस यही मानी जाती है, और इसके प्रभाव से और प्रदूषण, प्रमुख रूप से जो प्रदूषण है, इन दोनों के प्रभाव से ताजमहल का जो कलर है वो पीला होता जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, कद्दू में किस प्रकार की लता होती है। तो कद्दू में बिसर्पी लता होती है। तो जैसे कद्दू, खरबूज और ककड़ी जो होती है, इनमें कैसी लता होती है, बिसर्पी, क्योंकि इनके जो तने होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, इस कारण से ज़मीन पर ही फैल जाती है, इसे बिसर्पी लता कहते हैं। लेकिन आपको बता दें जो अंगूर होता है, अंगूर होता है, तो जो अंगूर में लता पाई जाती है वो होती है आपकी आरोही लता। आरोही का मतलब क्या होता है कि इसमें यदि हम थोड़ी सी सहायता या सहारा दे दें, जैसे झकड़े टाइप की लगा दें, तो ये लताएं उनके सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ये आरोही लता कहलाती हैं। तो ये दोनों याद रखिए, आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है। तो असम आपका एक राज्य है, केरल राज्य है, बिहार एक राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर पहले यह राज्य था, लेकिन 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यह है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खमीरीकरण से पूछा गया। तो खमीरीकरण से एग्जैक्ट हमें ऑप्शन पता नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या वहाँ पर टिक किया है। तो जो खमीरीकरण है, फर्मेंटेशन जो होता है, जीवाणु अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ को धीरे धीरे सरलतम पदार्थों में यहाँ बदल दिया जाता है, और खमीरीकरण की क्रिया के द्वारा पौष्टिक तत्वों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि होती है और स्वाद में नवनीयता आ जाती है। तो ये क्रिया आपकी खमीरीकरण कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट बना क्वेश्चन, यहाँ पर नए टॉपिक जोड़े गए, खमीरीकरण अभी तक कभी नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका दूध का पाश्चुरीकरण। तो यह किस माध्यम से होता है, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण विधि में क्या होता है कि जो दूध होता है उसको 15 सेकंड तक 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, दूध को बिजली या गर्म पानी के द्वारा गर्म करते हैं, और इस विधि में ताप का आदान प्रदान होता रहता है, जो कि कच्चे दूध को गर्म करता है और गर्म पाश्चुरीकृत दूध को ठंडा करता है। और पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने करी थी। ठीक,
नेक्स्ट, महाराष्ट्र की प्रमुख पगड़ी मतलब ड्रेस पूछा गया, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन यहाँ पर पगड़ी जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है वो है फेटा। नेक्स्ट बना क्वेश्चन आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश के द्वारा संबोधित करती है। तो आपको बता दें कि जो पर्यावरण है उसको हमें अलग से नहीं पढ़ाना बच्चों को, बल्कि एकीकृत करके पढ़ाना है। आपने एकीकृत उपागम पढ़ा होगा। जो पर्यावरण अध्ययन है वो कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कक्षा 3 से इसकी शुरुआत होती है, और कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण हम भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर केवल यहाँ दिया है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति, तो ये नहीं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण नहीं, विज्ञान की विषय वस्तु नहीं, यहाँ दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा की विषय वस्तु को और पद्धति के प्रयोग द्वारा, मतलब यहाँ पर हमें एकीकृत करके पढ़ाना है, अलग अलग नहीं। तो डीपली पढ़ाना है यदि, तो सबको एकीकृत करके ही पढ़ाना होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन है आपके, पूछा गया कि आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तो आप घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। ए पर जाते हैं, एक्स के ठीक उत्तर में ए रहा, ठीक है, उत्तर 30 मीटर। फिर इसके बाद आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक कहाँ पर है, पश्चिम में है, तो ए का पश्चिम ए रहा, ए हो गया बी और ये 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है, तो ये रहा सी और यहाँ पर 30 मीटर दूरी पर जाती हैं। अंत में आप बाई पर पहुँच जाती हैं, मतलब ये बाई रहा। तो हमें बताना है कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर, मतलब यहाँ रहा, ठीक है, पश्चिम, ये रहा हमारा बाई विद्यालय, ठीक है, ये 40 मीटर। तो हमें विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा बतानी थी, तो यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये दिशा जो पड़ेगी ये हमारा घर है, तो कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूरब। कौन सी होती है, दक्षिण पूरब। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बना आपका क्वेश्चन कि जो लौह तत्व है वो प्रचुर मात्रा में किन पदार्थों में पाया जाता है। तो लौह तत्व की कमी से हो जाता है एनीमिया, और इसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो देते हैं आंवला, गुड़ और हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी की। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, आंवला, पालक और गुड़। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ आलू नहीं, आलू जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, टमाटर आपके विटामिन के का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि तेल डालने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और प्रजनन थम जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन विकर्षित नहीं, मर जाते हैं मच्छर, ये भी गलत है, और परत में फंस जाते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है। तो कुडुख आपको पता होगा, झारखंड की भाषा होती है कुडुख। और जो आपकी सूर्यमणि जंगल की साहसी बेटी थी, इन्होंने एक तोरंग सेंटर बनाया था जिसमें वो प्रमुख पुस्तकें रखती थी और वहाँ के यंत्र वगैरह जो ढोलक हैं इस तरीके के सामान रखती थी, ठीक है। और वहाँ पर जंगल जो था, जंगल को कुडुख भाषा में तोरंग कहती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल के आटे, एक दिन पूछा गया चावल के आटे से बने व्यंजन और एक दिन पूछा गया गेहूँ के आटे से। तो यहाँ पर आपको बता दें कौन सा व्यंजन है। तो यहाँ पर दिया है डोसा, ढोकला, चाय या समोसे। तो डोसा जो है वो आपका चावल के आटे से बनता है और इडली भी आपकी चावल के आटे से बनती है। नेक्स्ट, फिर से हाथियों से क्वेश्चन पूछ लिया, हाथियों के झुंड के बारे में असत्य कथन चुनिए। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सही। सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही। हाथी अधिकांशतः दिन में 10 घंटे आराम, तो ये गलत है, 4 घंटे आराम करते हैं। तो यही पूछा है, असत्य कथन चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो यहाँ पर अच्छा तरीका होता है कि पहले हम सब्जियों को धो लें, इसके बाद काटें, क्योंकि यदि हम काटने के बाद सब्जियों को धोते हैं तो उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो यही बताना था हमें कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गेहूँ को पीसने से पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी पृथक्करण विधि, मतलब आपकी जो पृथक्करण की विधियाँ, निष्पावन क्या होती है, आसपन क्या होती है, थ्रेशिंग क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पृथक्करण की विधियाँ आप पढ़ लें। तो भूसे जैसी अशुद्धियों को यदि हमें हटाना है तो वो होगी आपकी चालनी विधि। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जो थ्रेशिंग है ये क्या कहलाता है, तो एक किसान जो है खेतों में गेहूँ की डंडियों से गेहूँ को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान एक ही फसल को बार बार
बोता है और उसमें बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों का भी प्रयोग करता है तो इससे भूमि क्या हो जाएगी, क्या उपजाऊ बनेगी या बंजर होगी? तो बंजर हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं सीटेट 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आप यहाँ अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपने कितने सही किए हैं। दिया है कि बंगाल की खाड़ी से, अभी पूछा गया था 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में अरब सागर से, यहाँ पूछ लिया गया बंगाल की खाड़ी से। तो आपकी शिफ्ट में तटवर्ती राज्य भी पूछ सकते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य, तो अभी आपको बताया था जो आपके दक्षिण पूरब में राज्य पड़ते हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान किसके समय शुरू किया गया? तो आपको बता दें महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध खेजड़ी वृक्षों से है। आपको पता होगा 263 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। नेक्स्ट पूछा गया रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता, मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। तो जो रजत है वो किस रोग से पीड़ित है? तो ये सारे जो लक्षण हैं वो आपकी मलेरिया रोग के लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दड़की माई, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ एक क्वेश्चन था कि जो राजेंद्र सिंह हैं जल पुरुष पूछा गया था, कौन है? तो जल पुरुष आपकी राजेंद्र सिंह हैं जो आपकी जल संरक्षण के संबंध में उन्होंने कार्य किया। और जो दड़की माई है इन्होंने जो आपका तरुण भारत संघ है उसके संबंध में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान के अलवर जिले से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर एक व्यक्ति को मेडिकल सलाह, ये भी रिपीट क्वेश्चन है आपका, एक शिफ्ट में और बना था, अभी हमने ऊपर देखा। आंवला, गुड़ और पालक की सलाह देता है खाने की, तो वह किस रोग से पीड़ित? तो वो एनीमिया से पीड़ित है। नेक्स्ट है घरों से क्वेश्चन पूछा गया। तो घर जितने भी हैं आप याद रखिए कि कहाँ पर किस प्रकार के घर होते हैं। मनाली में पत्थर लकड़ी के बने घर, यहाँ हमने केवल सही ऑप्शन लिए हैं। असम में बांस के बने घर, कश्मीर में हाउस बोट और राजस्थान में मिट्टी के घर। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? मतलब आपके परितंत्र से भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर जो ऊर्जा है वो 10% लगती है। तो आपसे पूछ सकता है कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? तो आपके लिंडमान ने सन 1942 में दिया था। नेक्स्ट पूछा गया दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से राज्य, मतलब मैप से कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सारा मैप बहुत अच्छे तरीके से देख कर जाना है कि कहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है, किस राज्य की राजधानी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित है। ठीक है, अब पूछ लिया कि दिल्ली, तो दिल्ली आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुंबई जाने पर कौन सा राज्य, कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं? तो यहाँ पर आपके हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। मात्र ट्रेन से सफ़र करने पर 14 से 15 घंटे का ही सफ़र होता है। नेक्स्ट है कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो कपास के रेशे पौधे के बीजों से प्राप्त होते हैं, याद रखिए। फिर पूछ लिया गया यहाँ होगा गेहूं के आटे से बने पदार्थ, और इस शिफ्ट में आपके मादक पदार्थ से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे तंबाकू हो गया, निकोटिन, इसमें एल्कलाइड पाया जाता है। ठीक है, चाय हो गया, कॉफ़ी में थीन प्रोटीन, मतलब ये क्वेश्चन बन सकते हैं और ये मादक पदार्थ से क्वेश्चन बना। फिर एनसीएफ से आपके हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनईपी 2020 से 5, मतलब टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन। यदि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि इतने ही नंबर का खेल होता है। बाकी सभी को करीबन क्वालिफाई के समथिंग मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने डीपली तैयारी की होती है तो बहुत अच्छे यहाँ पर मार्क्स ला सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये रहे आपके 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक के सीटेट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी, और यदि आप आगे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त जरूर करें। और जो नए टॉपिक ऐड किए जाते हैं और आप यदि एग्जाम्स देकर आते हैं और आपको जो भी क्वेश्चन मतलब याद रहते हैं तो आप कमेंट्स में उसका आंसर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएँ। ठीक, थैंक यू।